फिजिक्स। तापमान समझ में आ गया क्या होता है, किसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा। और कैसी जनरली औसत गतिज ऊर्जा की बात की जाएगी, ठीक है, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक जगह की तो बात नहीं की जाएगी ना, उस पूरे के पूरे वस्तु की बात की जाएगी हमेशा। ठीक है, इसको भी छापिए। अच्छा, तो किसी वस्तु के तापमान बढ़ने का अर्थ क्या है? बढ़ने का अर्थ क्या है कि उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हाँ, औसत यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लिख लो। ठीक है, इसको भी छापो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर अगर गतिज ऊर्जा ना दे तो उसके स्थान पे उष्मीय ऊर्जा भी दे दे तो चलेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, गतिज ऊर्जा के स्थान पे अगर उष्मीय ऊर्जा भी दे दे तो ठीक है। कौन सा? लेकिन अगर गतिज ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों दे दिया, ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी, नॉट हीट एनर्जी। ठीक है, तो बोले तो गतिज ऊर्जा ऑलवेज, हमेशा। ये गड़बड़ गलती से भी नहीं करना। जल्दी लिखो। देखो, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है, चलते रहेगा, बीच बीच में कुछ कुछ चलते रहेगा उन सब चीजों से रिलेटेड। अभी प्रकाश पढ़ा रहे, जितना याद है, जितना कॉन्सेप्ट जरूरी है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो, प्रकाश, प्रकाश का दो सिद्धांत है, एक तरंग सिद्धांत और दूसरा कण सिद्धांत, यानी कि पार्टिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा वेव नेचर। ठीक है, जैसे कि जब प्रकाश हम लोग को प्राप्त होता है तो हम उसको तरंग का पार्ट मानते हैं, वेव जैसा मानते हैं, लेकिन कई बार प्रकाश को हमने छोटे छोटे कणों के रूप में भी माना है, यानी छोटे छोटे कण, पैकेट इनको कहते हैं, छोटे छोटे कण, स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स, इनको कहते हैं हम लोग फोटोन। क्या कहते हैं इनको? फोटोन। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के छोटे छोटे कणों का क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। अच्छा, अगर फोटोन को बोला जाए तो फोटोन में ना, अच्छा, फोटोन किसका पार्ट है? हाँ, प्रकाश का पार्ट है ना बाबू। फोटोन किसका पार्ट है? प्रकाश का पार्ट है। तो एग्जाम में ना एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे से मुझे याद है, उसमें पूछा गया था फोटोन का प्रकृति बताइए, फोटोन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फोटोन बताइए। तो ऑप्शन ए में था वेव नेचर, ऑप्शन बी में था पार्टिकल नेचर, ऑप्शन सी में था वेव एंड पार्टिकल बोथ था, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस था। क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, क्योंकि फोटोन किसके लिए है? प्रकाश के लिए। तो भैया वो तो दोनों दिखाएगा ना, इसमें दोनों नेचर शामिल है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, क्योंकि फोटोन किसके छोटे छोटे कण है? प्रकाश के। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, फोटोन में लिख लो वेव एंड पार्टिकल, हिंदी वाले लिख लेंगे तरंग और कण, दोनों का सिद्धांत फोटोन में शामिल है। ठीक है, अच्छा, तरंग सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम है हाइगेंस। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हाइगेंस। ठीक है, हाइगेंस ने बोला कि नहीं भैया, लाइट क्या है? प्रकाश का नेचर है। ठीक है, अच्छा, हाइगेंस कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के। चुट्टा ये भी पूछ देता है कई बार, जर्मनी का था, जर्मन विद्वान था ये। ठीक है, छापिए इसको थोड़ा सा। अच्छा, और कण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, ग्रिमाल्डी। ठीक है, एक टी यंग का भी नाम इसमें फेमस है। ठीक है, लेकिन मेनली इन्हीं दोनों को माना जाता है, न्यूटन और ग्रिमाल्डी को। ठीक है, इन्होंने प्रकाश का कण के सिद्धांत पर अधिक व्याख्या और लेक्चर दिया। ठीक है, न्यूटन और ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी। ठीक है, और न्यूटन का स्पेलिंग तो सबको आता होगा, न्यूटन। ठीक है, अच्छा, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम है, जैसे सब विज्ञान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रकाश के कणों का सिद्धांत दिया। हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया, प्रकाश विद्युत। ठीक है, प्रकाश, क्या बोले, तरंग और कण दोनों का। हाँ, फोटोन में अगर पूछ दे ऑप्शन में तो तरंग और कण दोनों का, ऐसे अगर सिंगल ऑप्शन दे तो सिर्फ कण मार देना। ठीक है, बट अगर दोनों मिल जाए तो दोनों मारना है। ठीक है,
अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इंग्लिश में बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रतिपादन किसने किया, यानी किसने दिया इसको, कौन था साइंटिस्ट? तो बस थोड़ा सा नाम याद रख लेना, हर्ट्ज। ठीक है, अब किसका, हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है, ध्वनि का। ठीक है, एक्चुअल में ना उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते क्या इसको है? नहीं रे, पूरा नाम हर्ट्ज का होगा, उसका पूरा नाम है एच हर्ट्ज। तुम ही तो बोला, तुम ही लोग तो पूरा नाम पूछा, हम थोड़ी बता रहे हैं। एच हर्ट्ज हिंदी में, हाँ ठीक है। देखो, प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है तो कोई ना कोई साइंटिस्ट तो इसका डिस्कवर किया होगा। ठीक है, तो इसका डिस्कवर किया था रोमर नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था? रोमर। और बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि सबसे पहला प्रयास किसने किया था प्रकाश का वेग जानने का, यानी कि प्रकाश की गति को जानने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में आप लोग का। ठीक है, सबसे पहला प्रयास किया था गैलीलियो नामक विद्वान ने। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ? रोमर। दोनों याद रखना आपको। यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी तापमान हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर विल इंक्रीज, व्हाट इज द चेंजेस इन लाइट। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लाइट पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नॉट एनी इफेक्ट। गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस कर पाता है। क्यों? क्योंकि ऊंट का तापमान, ऊंट अपने तापमान का 42 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर लेता है अपने शरीर का तापमान। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना गाइस, वो हो जाता है कम, यानी 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ऊंट अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर कहाँ तक कर लेता है? 42 डिग्री सेल्सियस तक कर लेता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है दोनों के बीच का, वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, और गर्मियों के टाइम पे 34-35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यहाँ का तापमान, जो कि काफ़ी हाई हो जाता है। तो अगर आप उस टाइम पे निकलोगे तो लू मार देगा, आपको चक्कर मार देगा। लेकिन हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जिस सह पाने की क्षमता होती है, अगर सह पाता है नॉर्मल एज का रहता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी वीक बॉडी है तो चक्कर मार देगा, खाना प्रॉपर नहीं खाओगे तो चक्कर मार देगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पर मायने रखता है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना, ऊँट अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेता है, 42 डिग्री सेल्सियस कर लेता है, इसलिए वो राहत महसूस कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों का मापन कैसे किया जाता है? थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, अत्यधिक ऊंचे तापमान मतलब बहुत ज्यादा, वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विकिरण युक्त तापमापी का। ठीक है, पूर्ण विकिरण तापमापी, यानी रेडियो एक्टिव टेम्परेचर मेजरमेंट मशीन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये अत्यधिक ऊंचे ताप कहाँ तक हो गया गाइस? तो ये सूर्य वगैरह का तापमान के लिए हम लोग अत्यधिक ऊंचे तापों का मापन करते हैं। ताप युग्म तापमापी, यानी कि थर्मोकपल टेम्परेचर मापने के लिए किस तरह का, यानी थर्मोकपल टेम्परेचर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सीबेक का इफेक्ट है गाइस, सीबेक के प्रभाव पर, सीबेक इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? थर्मोकपल टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रिंसिपल गोज ऑन। अच्छा, सीबेक के प्रभाव पर तो काम करती है, ये तो चलो ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये काम करती है। ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल टेम्परेचर। आगे जानेंगे थर्मोकपल टेम्परेचर होता क्या है। हाँ, याद रखना है -200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच तक का अगर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो आपको ताप युग्म तापमापी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, जो सीबेक इफेक्ट पर कार्य करती है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और का ध्यान रखना है आपको। अत्यधिक ऊंचे तापों का मापन पूर्ण विकिरण तापमापी से होता है, और ताप युग्म तापमापी का हम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सीबेक के तापमान का यूज करते हैं। अब देखते हैं आगे। ताप युग्म तापमापी -200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। तो थर्मोकपल इफेक्ट जो है, इसे कहते क्या है? देखो, थर्मोकपल बनाया कैसे जाता है इसको भी समझ लेते हैं। थर्मोकपल बनाया जाता है दो असदृश धातुओं से, मतलब आप उसे देख नहीं सकते हैं, असदृश धातु। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? यदि दो भिन्न भिन्न धातु के रॉड्स को गर्म तथा ठंडे सिरों पर तापांतर पैदा कर लिया जाए। मान लो कि आपका एक मैग्नीशियम का रॉड है, एक जिंक का रॉड है, दो भिन्न भिन्न धातु हैं, इनका एक सिरे को अगर गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ठंडा सिरा भी जो है उसमें भी कुछ गर्मी आएगी, बट वो पहले गर्म सिरे के मुकाबले कम गर्मी रहेगी उसमें, दूसरे सिरे में। तो उन क्षणों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जब आप वायर से उसको कंडक्ट करते हो तब। याद रखना है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक सिरा आपका जहां पर और ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है आपको। दो भिन्न भिन्न धातु के रड्स को गर्म करने पर तथा ठंडे सिरों पर तापांतर पैदा यानी टेम्परेचर डिफरेंस कर लिया जाता है, तो उन क्षणों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। देखो, प्रकाश का ना ध्रुवीकरण होता है गाइस। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है यानी कि पोलराइजेशन होता है। ठीक है, और ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ध्रुवीकरण क्या है ये हम आगे आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना है, ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है। ध से ध्वनि और ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है। यही प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग का सबसे बड़ा डिफरेंस भी एक है। इसमें ध्रुवीकरण होता है और ध्वनि तरंग में ध्रुवीकरण नहीं होता है। ओके, याद रखना है, एकदम रिमेम्बर रखना है। प्रकाश का पोलराइजेशन होता है। देखो, पी से प्रकाश, पी से पोलराइजेशन होता है, और ध्वनि तरंग से पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने दिया? प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप किस वैज्ञानिक ने दिया, ये आपका क्वेश्चन है। चलो बताओ, जेब्रा। सही है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप ऑस्टर्ड नहीं होगा, मैक्सवेल होगा बाबू। कौन होगा? मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ऑस्टर्ड ने तो सिर्फ उसका विद्युत स्वरूप के बारे में बताया था हमें। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय स्वरूप यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटो कॉन्सेप्ट लाइट का हमें बताया। कौन? मैक्सवेल बताया। ठीक है, हम्म ध्यान रखना है आपको। ओके,
चलो बताओ, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग बिल्कुल ही गलत हैं। पूर्णिमा के दिन होता है। अरे अमावस्या में खुद दिखता है चांद, अपने तो कुछ ढंग से दिखता नहीं है, उसको ग्रहण लगाने जा रहा है तुम। ग्रहण तब लगेगा ना जब वो अपने विस्तृत रूप में हो, सबसे शक्तिशाली रूप में हो, लेकिन फिर भी दिखाई ना दे। चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा पूर्णिमा के दिन। नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा उस दिन पूर्णिमा ही होगा, ठीक है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तब वो काली काली रातें ना लो। अच्छा, चंद्र ग्रहण जब होता है तो स्थिति पूछता है कि कौन कब कहां होता है। तो देखो, सूर्य तो अपनी जगह पे रहेगा और अर्थ आ जाएगा बीच में, और चांद रह जाएगा यहां पर। चांद बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। होता क्या है, सन का जो लाइट है वो सब कौन ले लेता है? अर्थ। अब चंद्रमा के पास लाइट पहुंचा नहीं। अब चंद्रमा के पास जब लाइट पहुंचेगा ही नहीं तो चंद्रमा को हम लोग देख पाएंगे क्या? तो हर पूर्णिमा, देखो हर संडे को तुम चिकन चिल्ली खाने जाती है, ठीक है। अब समझो बात को, हम नहीं रखे तो खाने गई, लेकिन रखते तो जाती ना। हाँ, तो वही केस यहाँ भी है, ठीक है। कुछ इसी तरह का केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी रोशनी जा नहीं पा रहा। अब पूर्णिमा कितना दिन में होता है? अप्रोक्स 28 से 30 दिन में एक पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। महीना में एक दिन आ जाता है पूर्णिमा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब केसेस भी बताएंगे। बट अभी समझो कि अर्थ हमारा बीच में आ जाता है, रोशनी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अच्छा, सूर्य तो हमारा यहाँ सौर मंडल का सबसे बड़ा इंसान यही है, ठीक है। चांद यहाँ आ जाएगा और अर्थ। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। सन, मून और अर्थ। अब ये सारी रोशनी ले रहा है, अर्थ को रोशनी मिल नहीं रही है। हम किसको नहीं देख पा रहे हैं? सन को नहीं देख पा रहे हैं। तो सूर्य को हम बोल देते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया। मतलब देख कौन नहीं पा रहा है? हम लोग, अर्थवासी, पृथ्वीवासी। और दोष किसको दे रहा है? सूर्य को, कि सूर्य को ग्रहण लग गया, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि कृत्रिम चंद्रमा और कृत्रिम सूर्य बना रहा है कौन? चाइना, ठीक है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है लोग, कुछ खास नहीं कर रहा। वो क्या किया ना, एक बहुत बड़ा जाके लेंस लगा देता है, ठीक है, और लेंस से रिफ्लेक्ट करता है रोशनी। कहीं भी लगा दिया, जैसे ये पूरा क्या है, स्पेस रहता है ना, तो यहाँ पर जाके लगा दिया लेंस। अब सूर्य का जो रोशनी, सूर्य तो सर्वत्र है, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ भारत को रोशनी देगा, अमेरिका वाला को रोशनी नहीं देगा। उसी तरह वो हर ग्रह के लिए। तो यहाँ से रोशनी वो लोग लिया और यहाँ पर वो ट्रांसफर करना शुरू किया। ये अभी चरण में है, कोशिश कर रहा है ऐसा करने का। कर लेगा तो जैसे रात होता है ना, तो रात फिर होगा ही नहीं, बिजली बचेगा, यही चाइना सोचेगी। यानी ये सब भी कुछ पॉइंट है, ठीक है। अब ये शुरुआती चरण में काफी, इसको भी छाप लो, इसको भी छाप लो। हाँ बाबू, डायग्राम पूछ देता है एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इसीलिए तो बता रहे कि लास्ट टॉपिक है, यानी आज का साइंस का, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बता दिए। जल्दी लिखो, लिखने दो सबको, लिखने दो। अच्छा, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो अधिकतम समय क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का? कितना देर तक पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है? बताओ कितना देर तक हो सकता है? हाँ हाँ, मार के खोपड़िया तोड़ देंगे तेरा। उसका मन, वाह, छोटा सा, तुम लोग का मन नहीं है, उसका मन, अपना मन नहीं बोला। 460 सेकंड मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? 460 सेकंड तक पूर्ण ग्रहण हो सकता है। देखो, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनको इंग्लिश में कहता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। लौह चुंबकीय, नाम से ही क्या पता चल रहा है? इसमें लोहा का गुण होगा और चुंबक होगा, ठीक है। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई इसमें लोहे वाले पदार्थ होंगे और उसमें चुंबकीय गुण होगा। चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक का गुण होता है कि कोई भी चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ और साउथ रहेगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर
साउथ नॉर्थ हो तो विकर्षण होगा या फिर रिपेल इच अदर होगा, ठीक है। यानी अपोजिट वाले क्या होते हैं ना कि अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट वाले अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, उतना दूर नहीं जाना है तुमको, ठीक है। ऐसे आजकल का जमाना बहुत खराब है, लेकिन फिलहाल यहाँ देखो, लोह चुंबक के पदार्थ में लोहा, निकेल और कोबाल्ट आ जाएंगे। वैसे पदार्थ जिनमें चुंबक बनने के गुण आपरूपी हैं। अब देखो लोहा का क्या कॉन्सेप्ट है कि दो गो मैग्नेट है, ठीक है, और दो गो मैग्नेट के बीच में ना एक लोहा का आप छड़ रख दो, तो मान लो इतना ही बड़ा छड़ है, ओके, तो 6 महीना तक अगर आप रख दोगे, 1 साल तक रख दोगे, तो ये परमानेंट चुंबक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? परमानेंट चुंबक बन जाएगा। बात समझ में आई? यानी ये भी फिर नॉर्थ और साउथ पोल के जैसा बिहेव करना शुरू हो जाएगा, ये इसकी खासियत होती है। लेकिन और इसमें 3 गो मेन आते हैं, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ऑप्शन में देगा, पूछेगा जरूर। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी कि पैरामैग्नेटिक, वैसे पदार्थ जिनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अनुचुंबकीय, वो चुंबक हो ही नहीं सकते, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन। इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। चलो तो एगो धातु ले लेते हैं, सोडियम। बेचारा को जिसको चाकू से काटा जाता है, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन, तो ऐसे पदार्थों को ना अनुचुंबकीय कहा जाता है, जो चुंबक की क्षमता नहीं है उनमें। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अनुचुंबकीय हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन वगैरह, और लोह चुंबकीय पैरोमैग्नेटिक, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ये कभी भी मैग्नेट का गुण ये सब शो नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है अस्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट हमेशा इस्पात से बनता है। किससे बनता है? इस्पात। इस्पात का अंग्रेजी जानते हैं? देख लो, कास्ट आयरन होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। और अस्थायी चुंबक बनता है हमेशा नर्म लोहा से। किससे बनता है? नर्म लोहा से। क्या दिखा रहा है? स्टील ना, हाँ वही, ठीक है। हमको लग रहा था स्टील होगा, बट ठीक है। इस्पात का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्टील हो गया। और अस्थायी चुंबक टेम्पररी नर्म लोहा से बनाया जाता है। नर्म लोहा मतलब जानते हैं ना, जो लोहा जमीन से जस्ट निकला हो वो इतना सख्त नहीं होता, ठीक है। जो घर वर बनाने में छड़ आप लोहा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सख्त होता है, क्योंकि उसमें कार्बन मिलाया जाता है उसको कठोर बनाने के लिए। लेकिन जो जमीन से लोहा निकलता है वो बहुत नॉर्मल निकलता है, एकदम लचीला, नरम, जैसे सोना धातु होता है, ठीक है। आज से 1000 वर्ष पूर्व अप्रॉक्स, ठीक है, 1000, 1500, 2000 साल पहले जब सोना का खोज नहीं हुआ था, तो एक टाइम ऐसा भी था जब लोहा का धातु पहना जाता था गले में, ठीक है, और सोना से अधिक महंगा हुआ करता था वो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोहा का खोज बढ़ गया, लोहा अधिक निकला पृथ्वी से, इसलिए लोहा महंगा हो गया, और सोना उतना ही मात्रा में निकला, इसलिए सोना महंगा हो गया। लोहा सस्ता हो गया, सोना महंगा हो गया, ठीक है। गड़बड़ हो गया था क्या? उस टाइम पे लोहा महंगा था, ठीक है। हाँ, अस्थायी चुंबक बनता है नर्म लोहा से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, अनुचुंबकीय पदार्थ में एक और लिख लेना बाबू, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छापिए। अच्छा, अब आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और सबसे ज्यादा रिटर्न पार्ट इसी का है, ठीक है। इनका कहानी क्या है ना, पहले समझ लो। वैसे चुंबकीय पदार्थ, दोज मैग्नेटिक सब्सटेंस, वैसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र पर रखने में विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाए, यानी कि डिफ्लेक्शन शो करने लगे, ठीक है, परिवर्तित हो जाए, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब हाँ, इनमें चुंबकीय प्रॉपर्टी तो है, चुंबक का गुण तो है, लेकिन ना परमानेंट है, ना एकदम ऐसा भी नहीं कि जीरो है, कुछ है, ठीक है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी,
वही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आगे इस पर अभी और चर्चा करेंगे। इधर वाला हम मिटाए थोड़ा सा, हो गया ना, चलो बहुत अच्छे। यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में आएगा आपका, चुंबक वगैरह से। अरे इनका बताना है, अच्छा ठीक है, अभी फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, पहला तो बता दें कि बनता किस चीज से, नरम लोहा से, और दूसरा बताना था कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो भी बता देंगे फिर से। हाँ ठीक है, इसका भी, और अस्थायी चुंबक भी। प्रति चुंबकीय पदार्थ ये लिख लिया आप लोगों ने। वैसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर रखने में विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर चुंबकित हो जाते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जैसे सोना, चांदी, बिस्मत, ये सब वैसे लोग हैं जो आधा हुए हैं चुंबकीय और आधा नहीं शो करते हैं चुंबकीय। ठीक है, इनके एग्जाम्पल प्रति चुंबकीय के। और पूछेगा एग्जाम में बिस्मत किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, तो वहां मारना पड़ेगा आपको प्रति चुंबकीय। देखो अनुचुंबकीय और चुंबकीय में तो दिक्कत ही नहीं होगा, बिस्मत भी एक धातु ही। ठीक है, और लिख लो हीरा, तांबा, जस्ता। हाँ, हीरा भी इसी में आ जाएगा, तांबा और बिस्मत, हीरा, तांबा और जस्ता, ये सब क्या होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। हाँ, जिंक, Zn। अच्छा, प्रति चुंबकीय का कुछ खास खास प्रॉपर्टी भी है, एकदम धमाकेदार वाला। तो प्रॉपर्टी बाकी सबका तो नहीं लिखवाएंगे, इनका प्रॉपर्टी तो जानते हो आप। इसको अगर किसी के सामने रखोगे तो ये आकर्षित हो जाएगा चुंबक के, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दूर दूर तक नाता नहीं है। अब इसमें क्या होता है, यदि प्रति चुंबकीय पदार्थ का हम लिखवा रहे हैं, ठीक है, किसका लिखवा रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। यदि NS पोल के मध्य रखा जाए तो यह अपने चुंबकीय गुण के कारण लंबवत हो जाती है। क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। अब देखो होता क्या है कि N और S पोल के बीच में, अभी हमने बताया कि लोहा को अगर रख दिया तो लोहा तो भैया 6 महीना के बाद परमानेंट चुंबक जैसा काम करने लगेगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, मतलब 90 डिग्री पे ये हो जाएगा। मान लो ऐसे रख दिया, NS पोल है और यहाँ भी NS पोल है, और यहाँ पर मैंने मान लो सोना का कोई टुकड़ा रख दिया, ऐसे इतना अमीर है नहीं तो जिंक का रख देंगे। ठीक है, तो जिंक वाला क्या करेगा ना, फटाक से ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई, फटाक से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, दो मैग्नेट के बीच में रखो, वो तुरंत डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। ठीक है, अरे कैसे, एगो चुंबकवा का S पोल और इधर भी S पोल ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो आगे भागते जाता है एकदम तेजी के साथ से। तो बस यही काम यहाँ भी हो रहा है, इसका गुण ही वही है। तो ये 90 डिग्री पे हो जाती है, यानी कि लंबवत हो जाती है, 90 डिग्री पे तुरंत हो जाती है। लिख लो इसको भी। अच्छा, पूछता है कि इसके चुंबकित होने की प्रवृत्ति पॉजिटिव वाली होती है या नेगेटिव वाली होती है। अब बच्चे बहुत बार गलत करके आते हैं, इसकी प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है गाइस, मतलब कि नेगेटिव होती है। काहे का साइंटिस्ट लोग बना के गया, हम थोड़ी पूछे थे मैक्सवेल चाचा से, चाचा जी बताइए आप ही डिस्कवरी काहे की है, अपने नाम काहे दिए, चाची का नाम काहे नहीं दिया, ये कोई लॉजिक थोड़ी। हाँ, क्या शादी नहीं किया था तो हम वो भी नहीं पूछने गए यार शादी किया कि नहीं। तुम लोग जैसा बुतरू रहेगा तो पूछना पड़ेगा ही भी ना, खानदान का जिक्र रखना पड़ेगा तो। तो यहां से क्वेश्चन आता है आपका काफी मात्रा में। ठीक है, देखो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 10 का पावर 18 से लेकर के 10 का पावर 21, यानी काफी मात्रा होती है। अच्छा, डोमेन क्या होता है भाई, तो लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य एवं सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहते हैं। मतलब छोटे छोटे जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए कोई भी पदार्थ का, जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ, हमने लोहा का एक टुकड़ा ले लिया और उसके अंदर काफी तरह की संरचनाएं पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, लोहा का अपना स्ट्रक्चर, आयरन का, तो वही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और वो किस तरह से घूमेगा, ठीक है, वो किस तरह से बिहेव करेगा,
वही उस लोहे का गुण बताएगा कि वो कितना शक्तिशाली मैग्नेट बनेगा। जैसे कहा जाता है ना कि भैया बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, वो छोटे में एहसास हो जाता है कि भाई उसका लालना पालना देख के कि हाँ भाई ये बच्चा आगे जाके कुछ करेगा भविष्य में। तो वही जो डोमेन हो गया सबसे छोटा यूनिट हो गया। तो उस डोमेन को देखने के बाद ही डिसाइड हो जाता है कि वो भविष्य में कैसा रूप लेगा, लौह चुंबकीय बनेगा या प्रति चुंबकीय बनेगा या अनुचुंबकीय बनेगा। मान लो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स उठा के हम पकड़ के लेते हैं। हाँ, वो पूछेगा ही नहीं तुमसे कभी भी। वो तुमसे हमेशा पूछेगा कि उसकी संख्या क्या है। डोमेन तो मैथ में भी होता है, डोमेन तो केमिस्ट्री में भी होता है। तो तुमको थोड़ी पता है कौन सा डोमेन पूछा है। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं। डोमेन बस एक शब्द है, 10 का पावर 18 से 10 का पावर 21 तक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता क्या? पहले समझ लो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या। कोई भी मैग्नेट को अगर आप लगाते हो, मान लो एन पोल है और एस पोल है, एक मैग्नेट डाल दिया मैंने। अब भाई आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर एक वेव जाती है, ऑलवेज नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है, जहां तक इसका प्रभाव महसूस होता है, वही उसका फील्ड कहलाएगा। ठीक है, जहां तक उसका प्रभाव महसूस होगा। मान लो ये मैग्नेट है, तो भाई इस मैग्नेट का फील्ड यहां से यहां तक है मान लो। अब हम यहां पर मैग्नेट लगाएंगे तो वो काम करेगा क्या? दूसरा मैग्नेट को ना आकर्षण करेगा, ना विकर्षण करेगा, ना अट्रैक्ट, ना रिपेल। तो यहां पर अगर करे, ठीक है, तो वो तो काम करेगा फिर। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, वो होता है टेस्ला। और टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन बोले या मैग्नेटिक फ्लक्स बोले, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर और वेबर। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख लेंगे वेबर। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में टेस्ला आ जाता है। एलन मस्क टेस्ला के नाम से कार निकाल रहा है। ठीक है, हाँ। और दूसरा हो गया, दूसरा टेस्ला, उन्होंने अपने नाम पे टेस्ला दे दिया। वेबर भी एक वैज्ञानिक थे, लेकिन ये दोनों जस्ट अपने एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट हो गया। वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया में मेजरमेंट जब करने की बारी आ गई तो वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं रही। चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट भी टेस्ला पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स में क्या हो जाता है? देखो, फ्लक्स कभी भी इंक्लूड होगा ना बाबू, तो याद रखना कि वो अपना एरिया भी लेता है साथ में। फ्लक्स का मतलब ही होता है कि वो फील्ड तो ले ही रहा है और कितने एरिया तक काम कर रहा है, पर यूनिट एरिया भी काउंट करता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें हम। तो पर मीटर स्क्वायर टेस्ला में क्या लग गया? सिर्फ मीटर स्क्वायर लग गया। अब मीटर स्क्वायर इसके पास तो ऑलरेडी था भाई, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर बच जाता है सिर्फ वेबर। बात समझे? अच्छा, अगर इसका हम सीजीएस यूनिट पूछते हैं तो सीजीएस यूनिट फ्लक्स का हो जाएगा बाबू, या इंडक्शन का, गॉस। क्या हो जाएगा? गॉस। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसको भी छाप लो। देखो, इसका जो सीजीएस यूनिट होगा ना चुंबकीय फ्लक्स का, वो हो जाएगा मैक्सवेल। क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले ही सही लिखे थे। और इसका जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा गॉस। ठीक है, इन दोनों का एसआई यूनिट सेम कर दिया गया है, बट सीजीएस यूनिट दोनों का आज भी डिफरेंस है। ठीक है, इसका मैक्सवेल है और इसका गॉस है। किसका? मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का है। ठीक है, ये सब याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होता है, भूल जाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक, हाँ, एक नंबर यहां से आपका पक्का आएगा।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शीत ऋतु में, शीत ऋतु मतलब ठंड का समय, ठंड के समय में हम किस प्रकार के मौसम में ज्यादा ठंड का अनुभव करते हैं? ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। बादलों वाली रात, साफ मौसम, ठीक है, कुछ बादल है या कुछ बादल नहीं है उस केस में, या इनमें से कोई नहीं? जब पूरा साफ मौसम रहेगा तब सबसे ज्यादा ठंड हम लोगों को महसूस होगी। बादलों वाली रात हमेशा गर्म होती है, बादल वाली रात हमेशा गर्म होती है, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है जी का मान किस जगह पर सर्वाधिक होगा? स्मॉल जी, हाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान कहां पर सर्वाधिक होगा? भूल गया, F इक्वल टू एम जी, गुरुत्वीय त्वरण। सब खा पी के पचा लिए हो, कहां से याद रहेंगे चीज? देखो, जी का मान एकदम पूछने छपने वाला प्रश्न एग्जाम में सर्वाधिक रहेगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा तो जानते ही होंगे, सेंटर पर। बी पोल पर, पोल समझे ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सी अंटार्कटिका। डी सी एंड डी बोथ, दोनों। सी और डी, अरे सर पोल और अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका और सी और डी दोनों हैं, सर ध्यान से देखो। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, बी एंड सी दोनों। डी होगा सर, भूमध्य रेखा समझते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन देता है केंद्र पर। अब बोलो, बस यही 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सर मेरा डी, तेरा डी है, और कोई? ई। आप अभिषेक? सर ए, ठीक है। और आप लोग भी बोल ही दो अपना अपना आंसर। सर ये को सी तो गया सर, नहीं, ऐसे अपने मन से काहे माने? मेरा वाला माने कि हम बी होगा तो मान लीजिए हम जानते हैं सर। बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। डी और बी और ई में कंफ्यूजन है, तुम बोलो। बी और सी दोनों। ऑप्शन डी इज राइट। हाँ, इसीलिए तो साथ है ना, इसलिए तो दोनों को साथ में लिखा है ना। मेरा ऑप्शन में पता है पोल गायब कर दिया था एक सेट में, सिर्फ अंटार्कटिका दे दिया था। हम दिमाग मेरा खराब हो गया वहां पे, हम बोले यार पोल रहता था हमेशा, अंटार्कटिका में ही पोल है, ठीक है। अब देखो, तो ये ऑप्शन हाल ही में आया हुआ है इस तरह का प्रश्न। सेंटर पे जीरो, हाँ सेंटर पे जीरो नहीं होता है, हाँ, बट सबसे न्यूनतम वही होता है। अच्छा, ध्रुव पर जी का मान अधिक होता क्यों है? ठीक है, आपने अगर हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो कुछ इस टाइप से होगी। सही बना है? थोड़ा सा इधर गड़बड़ा गया, बाकी नहीं तो परफेक्ट ही था। वाह क्या बात है, सही बन गया, तो बहुत हद तक सही बन गया फिर भी, ठीक है। इसी में काम चला लो, इससे अच्छा गोल तो होने तेरा। ये है हमारा प्यारा पृथ्वी, ठीक है, जिसके हम है निवासी। अब देखो ये पोल है, पोल के पास हमेशा देखना ना बाबू, तो थोड़ा सा चपटा मिलेगा आपको पृथ्वी, और इधर साइड देखोगे तो थोड़ा सा फैला हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब खाया था कि नहीं खाया था ये तो हमको पता नहीं है बाबू, बट जो स्ट्रक्चर है रियलिटी में हम सो बता रहे हैं आपको। सर आप सामने से जाके देखो सर, बाकी तो मैं खुद से निकाल देंगे। हमको ऊपर जाने का क्या जरूरत है, हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी को नहीं देखेंगे, दिन रात देखते हैं। ऐसे नहीं, हम लोग तो नासा का वेबसाइट में चले जाना, इसरो का वेबसाइट में चले जाना, डेली सैटेलाइट घूमते रहता है, डेली नया नया पिक्चर भेजते रहता है, वो लोग अपलोड भी करते रहता है। खैर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना बाबू, ये इसके कंपैरेटिव में थोड़ा सा अधिक हो जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, और ये वाली जो त्रिज्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है, पोल पर रेडियस क्या होता है, कम होता है। यानी ये पोल पर रेडियस कम होता है, ठीक है, पोल पर रेडियस कम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर रेडियस सबसे अधिक होता है। इसलिए जी का मान
जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। बात समझ में आ गई? इतनी सी कहानी। सबसे न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा। हाँ, आगे हम तुम लोग को लिखाएंगे कि यहाँ पर 12,756 किलोमीटर होता है, यहाँ पर 12,734 किलोमीटर होता है, कुछ इस तरह का डिफरेंसेस रहता है, बट आगे अभी नहीं, अभी जितना जानना था वो मैंने बताया। आज की कक्षा यहीं पर खत्म की जाती है।